के बारे में बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? अपवर्तन, अपवर्तन सबसे पहले जाने हम पारदर्शी माध्यम में होता है, ठीक है। पारदर्शी माध्यम जो ट्रांसपेरेंट होता है, उस माध्यम में, उस मीडियम में हम क्या कर सकते हैं? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कर सकते हैं। अपवर्तन के लिए जैसे अगर बेसिक हम किसी पारदर्शी माध्यम को लिया और जब कोई प्रकाश किरण इस पर इंटर करती है तो वह रिफ्रैक्ट होकर उस पार गुजर जाती है। अगर इसको साधारण से शब्द में कहा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकाशीय घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन में बहुत सारी बातें जो आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे ये किसी माध्यम में जब कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है तो उस प्रकाश किरण का संपूर्ण भाग अपवर्तित या परावर्तित नहीं होता है। इसमें से कुछ प्रकाश किरणें आपके इस माध्यम में अवशोषित कर ली जाती है, कुछ प्रकाश किरणें उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तदुपरांत उसके पश्चात, उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद जो प्रकाश किरणें, जो रेज बचती है, वह दूसरे माध्यम में रिफ्रैक्ट होती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो एक भाषा में और बोल दें कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन की बहुत सारी आप घटनाएं देखेंगे। अपवर्तन की दैनिक जीवन में घटनाएं, जैसे आपने देखा होगा तारों का टिमटिमाना, या आप जानते हैं कि जल में डूबी हुई जो छड़ है वह मुड़ी हुई क्यों दिखाई पड़ती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि ये सभी घटनाएं किस पर आधारित है? अपवर्तन की घटनाओं पर आधारित होती है। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा, इसी में ही आता है एक उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत सबसे पहले मान लिया जाए ये कोई पारदर्शी माध्यम है जिसे हमने कांच कहा। और इसको समझाने से पहले मैं अपवर्तन संबंधी कुछ छोटे से नियम आपको बताऊंगा जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होगा, इंपॉर्टेंट होगा इस प्रिंसिपल सिद्धांत को समझने के लिए। ये आपको दो माध्यम के एक ओर और दूसरी ओर दो मीडियम दिखाई पड़ रही है, जो डेंस कहते हैं सघन, जिसको रेयर कहते हैं विरल। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और अगर दूसरी बात कहें, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये जब दो बातें यदि हमको समझ में आती हैं तभी हम इस उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। तो
जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब इसके मार्ग में कोई चमकदार पृष्ठ को रखा जाता है तो यह अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इसी प्रकाशी घटना को हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ये आपको वायु या निर्वात कहेंगे और ये कांच या ग्लास। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और जब इस प्रकाश किरण को किसी चमकदार सतह के सामने इस प्रकाश किरण को जब रिफ्लेक्ट कराया जाता है तो ये अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इसी प्रकाशीय घटना को हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके लिए कुछ व्यंजक है जिसको आप स्नेल के नियम से जानते हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जहां आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण होता है। अब यहां पर स्नेल के नियम से जैसे हमने कहा, फर्स्ट पॉइंट में कहा स्नेल के नियम से आप देख पा रहे हैं साइन आई अपॉन साइन आर। तो जैसे मैंने कहा कि माना कि पहला माध्यम वायु ए, दूसरा माध्यम कांच जी, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है। तो स्नेल के नियम से ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि पहले माध्यम में आई कोण बना है, दूसरे माध्यम में आर कोण बना है। इसी प्रकार फिर हमने देखा है उलट दिया। जब हमने किसी चमकदार पृष्ठ को रखा था तो हमने क्या किया, प्रकाश किरणों को उल्टा था, उलट दिया। तो जो यहां पर कांच पहला माध्यम होगा और वायु दूसरा माध्यम होगा, तो पहला माध्यम कांच, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा आर, और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो हमने देखा जी म्यू ए, क्योंकि पहला माध्यम आपका जी हो गया, दूसरा माध्यम ए हुआ, और आपतन कोण हुआ आर, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 का हम गुना करेंगे और गुना करते हैं। LHS को LHS के साथ गुना किया और RHS को RHS के साथ ये कैंसिल हो गए हैं। तो क्या बचा, बराबर 1, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। तो इसे हम निष्कर्ष के तौर पर किस तरीके से ले सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यही उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का गणितीय रूप आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जैसा भी लगा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे, और आगे का टॉपिक हम देखेंगे इसी को लेकर विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न माध्यमों में, जैसे कि हमने अभी केवल 2 माध्यमों के बारे में बात किया था, यहां पर मोर देन 2 मीडियम रहेंगे जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले
स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये मुख्य बात है। या सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दो बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो, और स्नेल के नियम को, इन तीन बातों को हमें विशेषतः ध्यान देना है। तो मैं पहला माध्यम आपको बता रहा हूं, इसे मैं वायु कह रहा हूं, और इससे सघन होता है जल, जिसको W वाटर से रिप्रेजेंट करेंगे, वायु एयर से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा है कांच, जिसे मैं ग्लास G से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और अंत में जो स्वतः पुनः जो माध्यम है वह फिर से वायु है, जिसको हम A कहते हैं। तो देखिए एक एक स्टेप चलकर हम बात करेंगे। तो अभी हम केवल जब हम इस टॉपिक को देख रहे हैं तो आपको केवल दो चीजें देखनी है। पहला, आप वायु और जल को देखें, अर्थात एयर और वाटर के मीडियम को देखेंगे। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन की ओर जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है। तो इसका जो बनने वाला आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R। फिर मैंने एक अभिलंब खींचा। अब आप देख पा रहे हैं कि वायु और कांच में जल और कांच में जल कांच की अपेक्षा विरल होगा, इसलिए जल विरल माध्यम होगा और कांच सघन माध्यम में होगा। अर्थात पुनः जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह पुनः अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये एक यहाँ पर एकांतर कोण के कारण यहाँ Z है तो ये भी Z बनाएगा, और यहाँ पर है, हम इसको दूसरा नाम दे देंगे, मैं आपको एरो करके नाम दे रहा हूं R1। और यहाँ पर मैंने पुनः एक अभिलंब खींचा और यह फिर से कांच और वायु में देख रहे हैं। तो दोनों के जो प्रकाश किरण है ये R1, तो ये भी R1 होगा क्योंकि एकांतर कोण से। तो यहाँ पर जब कांच से जब वायु में प्रकाश किरण अपवर्तित होता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। चूंकि वायु दो बार, इस चित्र में दो बार वायु का प्रयोग हुआ है, इसलिए दोनों एक ही माध्यम है, इसलिए इनके बीच बनने वाले कोण भी समान होंगे। तो यहाँ I रहेगा तो यहाँ पर भी I कोण बनाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यदि हम चित्रों को देखते हैं तो दो दो सेगमेंट में अब हम स्नेल के नियम को लगाएंगे, और स्नेल के नियम को लगाकर जब हम हल करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिलता है। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर देखें तो मैं मौखिक में बात करूंगा, आप केवल दो स्टेप्स को देख सकते हैं। वायु देखिए और वाटर अर्थात पानी को देखिए। वायु पहला माध्यम हो गया और वाटर ये स्नेल के नियम है, स्नेल्स लॉ। पहला कंडीशन में देखूंगा तो यदि माना कि वायु पहला माध्यम और पानी दूसरा माध्यम है तो A म्यू W आपको दिखाई पड़ रहा है, A म्यू W इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन, ऊपर से एक वायु को छोड़ दीजिए और जब वायु को छोड़ा आपने तो पानी और कांच देख सकते हैं। तो पहला माध्यम आपका पानी हो गया और दूसरा माध्यम आपका कांच हुआ। तो पहला माध्यम फिर स्नेल के नियम से लेंगे तो क्या होगा, W म्यू G इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं इन दोनों माध्यम को देखो तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R1। तो आप पानी और कांच के बीच में देखेंगे तो आपतन कोण I तो R, और ये हो जाएगा साइन R1 म्यू। तीसरा देखेंगे आप कांच और वायु का, तो कांच और वायु का देखेंगे तो G म्यू A, तो स्नेल के नियम से आपतन कोण R1 होगा और अपवर्तन कोण I होगा, साइन R1 अपॉन साइन I। समीकरण नंबर 1, 2 और ये समीकरण नंबर 3, तीनों को हम आपस में गुणा कर देंगे और देखते हैं। गुणा किया तो क्या आया, A म्यू लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, W म्यू
g into g mu a is equal to sin I upon sin r into sin r upon sin r1 into sin r1 upon sin I। तो LHS को हमने LHS के साथ और RHS को RHS के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है, तो आप देख सकते हैं sin I से sin I कैंसिल हो रहा है, sin R से sin R, sin R1 से sin R1, तो टोटल हमारा क्या बचा 1। इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A। तो इससे पता चलता है कि विभिन्न माध्यमों से जब कोई प्रकाश किरण होकर गुजरता है तो उसका गुणांक का मान सदैव 1 होता है। तो ये था हमारा क्लास, आपको कैसे लगा एक बार कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए आप मेरा इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।